जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। हम पढ़ रहे हैं राजनीति विज्ञान की दूसरी बुक का पहला अध्याय राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, जिसमें हमने ये जाना कि राष्ट्र निर्माण के सामने तीन प्रमुख चुनौतियां थी। राष्ट्रीय एकता और अखंडता की स्थापना, लोकतंत्र की स्थापना और तीसरा था समानता के आधार पर सबका विकास। और इस अध्याय में हम अच्छे से जान रहे थे कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता को हम किस प्रकार से सुनिश्चित करें, जिसमें हमने ये अच्छे से जान लिया है कि हमारी जो सबसे बड़ी ये चुनौती थी उसके अंतर्गत भी रजवाड़ों यानी रियासतों का एकीकरण है, यानी भारत संघ में जो विलय है वो किस प्रकार से हुआ। लेकिन सिर्फ इतना ही एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए काफ़ी नहीं था। एक और चुनौती हमारे सामने एकता और अखंडता को बनाए रखने की थी, वो थी हमारे प्रांतों की आंतरिक सीमाओं का निर्धारण। जो राज्य थे, जो राज्य बनाए गए थे, उनकी जो इंटरनल जो बाउंड्री है वो कहाँ तक होगी, ये भी एक हमारे सामने मजबूत कहूँ भी एक चुनौती थी। ऐसा क्या हुआ और किस प्रकार से इस चुनौती से निपटा, सरकार ने क्या प्रयास किया, जनता ने क्या दबाव बनाया, आज हम उसी को अच्छे से समझेंगे। स्टार्ट करते हैं हम इस बात से भी अंग्रेजी शासन यानी औपनिवेशिक भारत के अंदर प्रांतों का जो गठन होता था उस टाइम वो प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होता था। अंग्रेजों को जैसे लगता था भी यहाँ तक हम अच्छे से इस क्षेत्र को कंट्रोल कर सकते हैं, उस हिसाब से प्रांत बना दिए थे। जब हमारी सरकार बनी तो उन्होंने कह दिया भी ये सिस्टम है वो सही नहीं है। और स्वतंत्र भारत में आपको पता है अच्छे से भी भाषाई और सांस्कृतिक जो विविधता थी, अर्थात स्वतंत्र भारत में भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता के आधार पर जो राज्यों की मांग है वो शुरू हो गई। और क्यों शुरू हो गई भी, क्यों भाषा के आधार पर राज्य बनाया जाए, क्यों सांस्कृतिक बहुलता, जहां एक जैसी संस्कृति है उनको एक स्टेट बना दिया जाए, ऐसी बातें क्यों उठी जनता के बीच। तो आपको बताना चाहूंगा इसका आधार था हमारे कांग्रेस का जो 1920 के अंदर जो नागपुर के अंदर जो अधिवेशन हुआ था, उनकी जो बैठक हुई थी उसके अंदर जनता को ये कहा गया था हम आज़ादी के बाद जब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा तो हम भाषा के आधार पर हमारा प्रांत है वो बनाएंगे। तो अब जनता ने जो चुनी हुई सरकार थी, कांग्रेस की जो सरकार बनी थी, उनको कहा था आप 1920 की अपनी बैठक को याद कीजिए जिसमें आपने कहा था भी हम भाषा के आधार पर जो राज्य का निर्माण है, प्रांतों का जो निर्माण है वो करेंगे। तो अब आप अपनी बात से क्यों मुकर रहे हो? तो अब आप समझ गए ना भी भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण की जो मांग उठी उसका कारण था 1920 का कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। तो इस बात को ही आधार मानकर जो सबसे पहले मांग उठी वो तेलुगु भाषी क्षेत्र के अंदर उठी। तेलुगु भाषी यानी तेलुगु बोलने वाले लोगों ने सबसे पहले मांग की, जो पहले मद्रास प्रांत के अंतर्गत थे। मद्रास प्रांत की बात करूं तो ये आपका जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कुछ ये केरल और कर्नाटक वाला जो इलाका था, ये एक प्रांत था जिसका नाम था मद्रास। तो इस क्षेत्र के जो लोग थे जिनमें तेलुगु भाषी जो क्षेत्र था, मोस्टली जो आंध्र प्रदेश वाला जो इलाका था, उन लोगों ने सबसे पहले मांग उठी कि भाषा के आधार पर हमारा अलग से आंध्र प्रदेश राज्य है वो बना दिया जाए। तो किसने मांग उठी? किसने मांग उठाई? तेलुगु भाषी क्षेत्र के लोगों ने। किस प्रांत में थे उस टाइम? ये मद्रास प्रांत में थे। कौन सा नया राज्य बनाने की मांग की इन्होंने? आंध्र प्रदेश, तेलुगु भाषी क्षेत्र का आंध्र प्रदेश के नाम से अलग राज्य बनाने की मांग इन्होंने उठा ली। लेकिन कांग्रेस की जो सरकार थी उस टाइम, उन्होंने इस दलील को स्वीकार नहीं किया।
क्योंकि उन्होंने ये कहा भी हमने वो बात आज़ादी से पहले कही थी, 1920 वाली जो बात है वो आज़ादी से पहले कही थी, लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ, बंटवारा हो गया, तो परिस्थितियां हैं बदल गई है, तो अब हमें भाषा के आधार पर जो स्टेट है वो नहीं बनाने चाहिए, वरना ये मांग इतनी ज़्यादा उठ जाएगी भी, हो सकता है भारत है वो एकता के सूत्र में पिरोया हुआ न रह सके। लेकिन जनता कहाँ मानने वाली थी, और वो अपनी जगह सही थी। और आंदोलन के आंदोलन हुआ, और उस आंदोलन के दौरान कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता पोटी श्रीरामुलु, ध्यान दीजिए इस नाम पर, पोटी श्रीरामुलु, क्योंकि जब मांग नहीं मांगी जा रही थी तो इन्होंने आंदोलन छेड़ दिया। नेतृत्व किया कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पोटी श्रीरामुलु ने, और वो भूख हड़ताल पर बैठ गए। और 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद श्रीरामुलु की मृत्यु हो जाती है 15 दिसंबर 1952 को। जैसे ही भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य निर्माण की मांग के कारण श्रीरामुलु 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो जनता में विद्रोह की भावना भड़क उठती है, खूब हिंसा होती है और केंद्र सरकार को झुकना पड़ता है। तो सरकार ने फिर दिसंबर 1952 में ही श्रीरामुलु की मृत्यु के बाद आंध्र प्रदेश नाम से एक नया राज्य बनाने की घोषणा कर दी, और बाद में भाषा के आधार पर देश का पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। तो ये भी ध्यान रखिएगा, भारत के अंदर भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का निर्माण हुआ? आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण हुआ। और इस राज्य के निर्माण के लिए भूख हड़ताल पर कौन बैठा? पोटी श्रीरामुलु। और उनकी मृत्यु कब हुई? 15 दिसंबर 1952 को हो गई थी। उनकी मांग क्या थी? भी हमारे तेलुगु भाषी लोगों के लिए अलग से आंध्र प्रदेश नाम से एक राज्य बना दिया जाए। राज्य की मांग उठने का कारण क्या था? कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन जो 1920 के अंदर हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने कहा था भी स्वतंत्रता के बाद हम भाषा के आधार पर है वो राज्य का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार से पहली बार भारत के अंदर आंध्र प्रदेश नाम से भाषा के आधार पर पहला राज्य बनता है। अब सरकार की हालत और खराब हो रही थी। उन्होंने लग रहा था भी अब तो एक क्षेत्र की मांग हमने माननी है, अब क्या होंगे इनसे, और जो दूसरी भाषा के जो लोग हैं वो अभिप्रेरित होंगे, मोटिवेट होंगे, और वो भी आंदोलन करेंगे, और हमें फिर उनकी मांग है वो कहीं माननी न पड़ जाए, और कहीं जो हम भारत को एकता के सूत्र में बांधने की बात कर रहे थे, कहीं वो हमारी एकता टूट न जाए। तो इसके लिए सरकार ने क्या प्लानिंग की, अब हम उस पर आगे बढ़ेंगे। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर हम बात करते हैं भी आगे इन प्रांतों की आंतरिक सीमा के निर्धारण के लिए क्या प्लानिंग है वो भारत सरकार ने की। तो अब तक आपने जान लिया भी जनता के दबाव में आकर भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश पहला राज्य बनाया गया। तो दूसरे क्षेत्रों के अंदर भी भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण की मांग उठने लग गई। तब केंद्र सरकार ने सोचा भी क्यों न एक कमीशन बना दिया जाए जो कि हमें एक नियमावली बनाकर दे दे, और ताकि भविष्य में उस नियमावली के आधार पर, उन नियमों के आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन है वो किया जाए, या राज्यों का, नए राज्यों का जो निर्माण है वो किया जाए। तो देखिएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग SRC, स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन, 1953 में केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कर दी। और इस कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व रिटायर्ड जज थे फजल अली। तो फजल अली की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया, जिसे फजल अली आयोग भी कहा जाता है। और इस आयोग ने लगभग 2 साल बाद 1955 के अंदर अपनी रिपोर्ट है वो सरकार को प्रस्तुत कर दी,
जिसकी मुख्य जो सिफारिश थी वो ये थी भी राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहां पर बोली जाने वाली भाषा का आधार हो। अर्थात इन्होंने भी रिकमेंड कर दिया भी भाषा के आधार पर ही हमें राज्यों का निर्माण है वो करना चाहिए। तब इस रिपोर्ट के आधार पर संसद में केंद्र सरकार ने ये बिल जो प्रस्तुत कर दिया और एक कानून बना दिया, एक अधिनियम बना दिया जिसे कहा गया राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। क्योंकि जो अधिनियम है, जो एक्ट है, वो संसद में पारित होते हैं, तो इस सिफारिश के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम, इंग्लिश में कहते हैं जिसको एक्ट 1956 है, वो संसद के अंदर पारित कर दिया गया। और इस एक्ट के तहत ही देश के अंदर उस टाइम 14 राज्यों और 6 संघ शासित क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर भारत को बांट दिया गया। अब धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीतता गया, नए नए राज्यों का निर्माण है वो होता रहा। तो अब बात करते हैं भी 14 राज्यों और 6 संघ शासित जो क्षेत्र स्टार्टिंग में बना दिए थे इस SRC 1956 के अधिनियम के तहत, बाद में कब कब किस क्षेत्र से कौन सा राज्य है वो बना दिया गया। अर्थात नए राज्यों के निर्माण को भी आपको अब थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। और अब आज की अगर मैं बात करूं, आज दिनांक तक की, तो भारत में वर्तमान में 28 तो राज्य है, 28 तो राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आपके दिमाग में होगा भी पहले कुछ दिन पहले तक हम 29 पढ़ते थे, तो अब 28 कैसे रह गए। तो पहले जो जम्मू कश्मीर जो एक स्टेट था, अब उसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख नाम से 2 केंद्र शासित प्रदेश है वो बना दिए। फिर आप ये सोचोगे तो केंद्र शासित प्रदेश पहले 7 थे, तो फिर तो 9 हो जाने चाहिए, भी एक राज्य कम हो गया तो 28 हो गए, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश 7 से 9 हो जाने चाहिए। तो आपको बताना चाहूंगा भी वो 9 नहीं होकर 8 क्यों हो गए। यहां पर आप देखेंगे दमन, दीव और दादर नागर जो हवेली है, जो पहले 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, अब उनको मिलाकर एक ही दमन, दीव और दादर नागर हवेली है, वो अब एक ही केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस प्रकार आप समझ रहे होंगे भी वर्तमान में भारत के अंदर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो अब जो नए राज्य बने, थोड़ी सी उनकी जानकारी हम प्राप्त कर लें, और वो पहले किस राज्य से अलग होकर और कब बने उसकी। तो सबसे पहले बात करें बंबई की। बंबई के अंदर पहले ये गुजरात और महाराष्ट्र ये पूरा इलाका शामिल होता था, और 1960 के अंदर बंबई को 2 प्रांतों में बांट दिया गया। एक महाराष्ट्र जहां मराठी भाषा बोली जाती है और जहां गुजराती बोली जाती थी, उसके लिए गुजरात। तो इस प्रकार गुजरात और महाराष्ट्र ये दोनों स्टेट है वो कब बन गए, 1960 के अंदर बने। किस से अलग होकर बने, मतलब बंबई को ही तोड़ दिया। बंबई जो इतना बड़ा स्टेट था उसको तोड़कर 2 स्टेट बना दिए, गुजरात और महाराष्ट्र। ये भी भाषा के आधार पर ही बना। उसके बाद बात करें पूर्वोत्तर का एक राज्य है असम। पूर्वोत्तर का ये राज्य असम, ये सारा जो पहले क्षेत्र था ये सारा असम कहलाता था। फिर असम से सबसे पहले एक नया राज्य बनाया गया जिसका नाम रखा गया नागालैंड, नागा क्षेत्रों के अंतर्गत 1963 में। तो 1960 में तो बन गए गुजरात और महाराष्ट्र, और 1963 के अंदर आसाम से अलग होकर क्या बन गया, नागालैंड एक नया राज्य बन गया। उसके बाद बारी आती है पंजाब की। पंजाब भी भाषा के आधार पर काफी आंदोलन कर रहा था, लेकिन आंध्र प्रदेश के तेलुगु भाषी जो लोगों द्वारा जितना स्ट्रोंग आंदोलन किया गया उतना यहाँ के लोगों द्वारा नहीं होने की वजह से ये बहुत लेट है वो अलग राज्यों के अंदर टूटा था। वृहत्तर पंजाब शब्द का मतलब है भी पंजाब, हिमाचल और जो हरियाणा का जो क्षेत्र था ये कहलाता था वृहत्तर पंजाब, बड़ा पंजाब कहलाता था। और 1966 के अंदर ये 3 प्रांतों के अंदर विघटित हो गया, पंजाब,
हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश कब? 1966 के अंदर। 60 में गुजरात महाराष्ट्र बन गए, 63 के अंदर नागालैंड बन गया और 1966 में पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश बृहत्तर पंजाब के 3 प्रांत है वो बन गए। उसके बाद वापिस असम की तरफ चलते हैं और बात आती है 1972 की। तो असम जो पहले एक ही स्टेट था, ये सारा इलाका जो आज 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, ये पहले असम कहलाता था। तो 1963 में तो क्या बन गया? नागालैंड बन गया। उसके बाद 1972 में आप देखिएगा मेघालय 1972 के अंदर बना, फिर मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, ये 3 स्टेट और बन गए इससे। तो 1972 में क्या बना? मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। 1972 के अंदर ये 3 स्टेट है वो नए बन जाते हैं असम से अलग होकर। तो असम से अलग होकर अब तक 4 स्टेट, 1963 में नागालैंड और 1972 में मेघालय। मेघालय मेघ जहां सबसे ज्यादा बारिश होने वाला क्षेत्र आता है, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, MMT, ये 3 स्टेट 1972 में बन जाते हैं। फिर बारी आती है 1987 के अंदर, 1987 के अंदर फिर असम से 2 नए राज्य बन जाते हैं, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। ये है यहां पर मिजोरम और ये है चाइना बॉर्डर के ऊपर अरुणाचल प्रदेश। तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ये 2 स्टेट नए बनते हैं 1987 में। किससे अलग हुए? असम से अलग हुए। तो अब तक आप देखेंगे असम 1963 में असम से नागालैंड बना, फिर 1972 में 3 बने, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा बना। उसके बाद फिर 1987 में 2 और बन गए, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम हैं, वो भी असम से अलग होकर नए स्टेट है वो बन गए। तो इस प्रकार आप देखेंगे कितने बन चुके हैं, 1 2 3 4 5 और 6 और 7वां खुद क्या हो गया? असम। तो 7 स्टेट और इन 7 को ही अब कहा जाता है 7 सिस्टर। उत्तर पूर्वी भारत का जो ये 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं और बहुत ही आदिवासी जो क्षेत्र हैं और अभी भी विकास की दौड़ में ये काफ़ी पिछड़ा हुआ भी है। तो ये 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। तो इस प्रकार आपने समझ लिया भी कब कब कौन सा किस में टूटा। उसके बाद बारी आती है सन 2000 की, यानी बहुत सालों बाद नए राज्य बने थे 1987 के बाद सन 2000 के अंदर। हालांकि 1987 में फिर बाद में गोवा है, ये भी एक नया राज्य बन गया था। 1987 में गोवा भी राज्य बन गया था और उससे पहले 1975 के अंदर नेपाल और भूटान की बॉर्डर के ऊपर जो सिक्किम है ये भी नया राज्य बन गया था। 1987 में गोवा भी बन गया था। बहुत ही सबसे छोटी जो हमारी स्टेट है गोवा 1987 में नई स्टेट बना। 1975 में सिक्किम है वो एक नई स्टेट है वो बन गया। तो 1987 के बाद बहुत सालों बाद 3 नए स्टेट बने, जिनमें आप देखिए यूपी से बना उत्तराखंड, यूपी ये जो उत्तर प्रदेश है इससे बना उत्तराखंड 2000 के अंदर। आपको ये भी ध्यान रखिएगा, आगे कंपटीशन में भी काम आएंगे भी। उत्तराखंड है वो किससे अलग होकर बना? उत्तर प्रदेश से अलग होकर। कब? सन 2000 के अंदर। उसके बाद बिहार की बात करें तो बिहार से अलग होकर बना झारखंड। ये अपना बिहार स्टेट है और यहां से ये जो स्टेट बना झारखंड ये भी 2000 के अंदर बना। किससे अलग होकर? बिहार से। तो यूपी से अलग होकर यूके बना, उत्तराखंड बना और बिहार से अलग होकर झारखंड स्टेट बना। उसके बाद मध्य प्रदेश से अलग होकर बना छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश से अलग होकर एक स्टेट बना, ये है छत्तीसगढ़, ये भी 2000 के अंदर। तो सन 2000 के अंदर यूपीए की सरकार थी तो उस टाइम 3 नए स्टेट बने, यूपी से उत्तराखंड, बिहार से झारखंड और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़। तो इस प्रकार सन 2000 के अंदर 3 नए स्टेट है वो बन गए। अब बारी आती है सन 2014 की। यूपीए सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार का अंतिम टाइम था उस टाइम 2014 में। आपको याद है भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य कौन सा बना? आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश, याद कीजिए आंदोलन को हमने अभी पढ़ा था, पोटी श्री रामुलु 56 दिन की भूख हड़ताल पर बैठा और वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो वहां पर फिर पहला भाषा के आधार पर ये आंध्र प्रदेश जो राज्य है वो बनाया गया था, ये सारा आंध्र प्रदेश था। लेकिन आगे समय बीतता गया और 2014 के अंदर भाषा के आधार पर जो सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना था, ये भी एक नए राज्य के अंदर टूट जाता है और वो नया राज्य बनता है तेलंगाना। ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2014 में नया राज्य बनता है तेलंगाना। तो जो भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश बना, जो 1952 के अंदर, 2014 में वो आंध्र प्रदेश भी अब तेलंगाना के अंदर टूट जाता है। तो 2 स्टेट हो गए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की। वर्तमान में दोनों की जो संयुक्त राजधानी है अभी हैदराबाद है। तो इस प्रकार आप देख रहे हो भी जैसे जैसे समय बीतता गया भी हर बार सिर्फ भाषा ही मुख्य आधार है वो नहीं रहा था भी, ये नहीं था भी यहाँ सिर्फ भाषा के आधार पर ही जो नए स्टेट है वो बने हैं। तो आप यहाँ देखेंगे भी क्षेत्रीय संस्कृति और विकास के आधार पर भी कुछ नए राज्य हैं वो यहाँ पर ये बने, ये भाषा के आधार पर है वो नहीं बने। और अब भी ऐसा नहीं है भी नए स्टेट की मांग है वो नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर विदर्भ की और राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान को अलग स्टेट बनाने की, और भी बहुत जगह अलग अलग जगह छोटे छोटे आंदोलन हैं, जो मांग है वो लगातार जारी है। तो इस प्रकार आज आपने ये जाना भी आज की इस क्लास में इस चैप्टर के अंदर भी किस प्रकार से राज्य का पुनर्गठन हुआ, किस प्रकार से नए राज्यों का है वो निर्माण हुआ। उम्मीद करता हूं आप इस अध्याय की बारीकियों को अच्छे से समझे होंगे। ये जो अध्याय है वो न सिर्फ आपके +2 के लिए हैं, बल्कि भविष्य में आप जब भी कोई प्रतियोगी परीक्षा देंगे वहां पर भी ये चीज़ें आपको बहुत काम आएगी। तो आप अच्छे से इनसे नोट्स भी बनाइए, अच्छे से इनको समझने की कोशिश करें। और कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। अगर आप सतत प्रयास करेंगे, आप अपने काम को ईमानदारी से करेंगे, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। चलिएगा फिर मिलते हैं आगे नए चैप्टर के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।